हेलो नालायक बच्चों, वेलकम है आपका। आज वाली क्लास में हम लोग करेंगे कंपनी अकाउंट की वो सारी थ्योरी जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकती है, ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आ सकती है, या फिर उसके ऊपर कुछ लिखने को आ सकता है। तो हम लोग वो सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ सर, देखते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये कंपनी अकाउंट, अकाउंट अलग करते हैं, समझते हैं कंपनी मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। पहले कंसेप्ट से देखते हैं सर। आप ऐसे देखो कि जब आप 11th क्लास में थे तो आपने देखा था कि एक इंडिविजुअल है, ये इंडिविजुअल है, उसको अपने कस्टमर को सर्व करना, सर्व चाहे सर्विसेज हो या फिर गुड्स देना हो, तो वो क्या करता है, वो उनके लिए डायरेक्ट सेलिंग करता है। सर यहाँ पे देखो उसके नंबर ऑफ कस्टमर, ये देखो आपको दिख रहे होंगे, ये तो सर बहुत सारे हैं। हाँ बहुत सारे दोस्त, तो ये बहुत सारे लोग हैं। हाँ बेटा ये बहुत सारे लोग हैं। तो सर उस केस में क्या कहलाता है, सर ये कहलाता था शॉपकीपर। हाँ जी सर, ये बनता था शॉपकीपर और ये बनते थे इसके कस्टमर। बात तो सही है, कस्टमर ये होते थे उसके कस्टमर। बात बहुत सही थी, ये अपना एक प्रोडक्ट बनाता था और उनको दे देता था। बदले में उनसे क्या ले लेता था, सर बदले में ये उनसे कुछ पैसे ले लेता था। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अमाउंट ले लेता था। सर बात यहाँ तक ठीक थी, लेकिन धीरे 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 इसके कस्टमर बढ़ने लगे। अब जब कस्टमर बढ़ने लगेंगे सर, इस साइड से अगर लोग बढ़ने लगेंगे, इस साइड से अगर लोग बढ़ने लगेंगे सर, बहुत जेन्युइन सी बात है कि आपको यहाँ पे भी लोग बढ़ाने पड़ेंगे। और सिर्फ लोग बढ़ाने से नहीं होगा, अब क्योंकि वो डिमांड ज्यादा कर रहे हैं तो यहां से हमें सप्लाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी। बेचारा अकेला आदमी जो 11th क्लास में अपनी एक प्रोप्राइटरशिप चला रहा था। सर 11th क्लास, अरे 11th क्लास में आपको पढ़ाया गया था ना प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जहाँ पे वो फाइनल अकाउंट वगैरह सब कुछ बनाता था, तो ये था प्रोप्राइटर। लेकिन अब क्योंकि इसके कस्टमर बढ़ गए, देखो 1 2 3 4 5, ये कस्टमर इसके बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। ये भी पढ़ा लिखा था, इसने बोला कि मैं क्या कहता हूँ, मैं ना अपनी एक पार्टनरशिप फर्म खोल लेता हूँ। अब इसने क्या किया, ये अकेला था पहले, अब इसने अपने साथ दो और लोगों को ऐड कर लिया। दो और लोगों को ऐड कर लिया, ये ए था, ये बी था, ये सी था। अब ये तीनों मिलके इन कस्टमर के साथ डील करने लगे। लेकिन पता है क्या, अब ये शॉपकीपर से क्या बन गया पता है, शॉपकीपर से अब ये शोरूम ओनर बन गया। सर क्यों, अब इसने बड़ी दुकान खोल ली है। तो सर यहाँ पे ये कहला रहा है पार्टनर। ये सब बन गए पार्टनर, जो कि आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, पढ़ भी रहे हो आप, ठीक। चलो सर यहाँ तक समझ में आ गया। लेकिन सर आप सोचो वो वाली सिचुएशन, वो वाली सिचुएशन जहां पे एक पूरी कंट्री को सर्व करना है, आपको कंट्री के बाहर भी, आउटसाइड इंडिया भी सर्व करना है, आपको आउटसाइड कंट्री भी सर्व करना है लोगों को। सर इसका मतलब अब इतने सारे लोगों को सर्व करने के लिए बहुत सारा कैपिटल लगेगा। इसीलिए अब क्या होता है, अब इनको खोलनी है यहाँ पे कंपनी, जहां पे लोग भी बहुत सारे होंगे। सर देखो यहाँ पे भी ज्यादा लोग हैं। सर सर इतने सारे लोग मिलके कैसे चलाएंगे, नहीं सर ये लोग नहीं चलाएंगे। पता है ये लोग क्या देंगे, ये लोग देंगे कैपिटल। सर कैपिटल बोले तो पैसा, पैसा किसको देंगे सर, ये एक कंपनी बनाएंगे। जैसे यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप बनी एक दुकान, यहाँ पे शोरूम बना पार्टनरशिप फर्म, वैसे ही अब ये लोग यहाँ पे एक कंपनी क्रिएट करेंगे। और कंपनी को रन करने के लिए इन्हीं में से कुछ लोग चुने जाएंगे, जिनको हम लोग बोलेंगे डायरेक्टर। मान लेते हैं इसमें से इन्होंने ये 4 लोग चुन लिए, जो कि कहलाएंगे डायरेक्टर। तो सिर्फ फिर इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं बेटा, ये ना कंपनी के बन गए ओनर। ओनर का क्या काम है, ओनर का काम है साल में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार एक रिव्यू मीटिंग रखेंगे, जहां पे लोग डिसाइड करेंगे कि कैसे काम करना है। लेकिन काम सब लोग नहीं करेंगे, काम ये 4 लोग करेंगे, जो कि डायरेक्टर है, ठीक। अब ये लोग कंपनी को क्या देंगे सर, ये लोग कंपनी को देंगे कैपिटल। जरूरत पड़ी तो कैपिटल के साथ देंगे एडवाइस। छोटी दुकान थी, छोटा प्रॉफिट था, एक आदमी का घर चलता था। बड़ी दुकान हो गई, ज्यादा लोग हो गए, 4 लोगों का घर चलने लगा। लेकिन अब बहुत बड़ी दुकान हो गई, इंडिया के हर एक कोने में इनकी एक दुकान खुल गई। तो बेटा ये है कंपनी। सर इसका मतलब अगर मैं बिजनेस करता हूं और बिजनेस के मुझे बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, तो मुझे प्रोप्राइटर से बाहर निकल के पार्टनरशिप बनानी पड़ेगी, और अगर उससे भी बात नहीं बनी तो मुझे कंपनी बनानी पड़ेगी। सर कंपनी बनाने का सीधा सीधा लॉजिक है, इसलिए क्यों, क्योंकि मुझे बहुत सारा कैपिटल चाहिए बहुत सारा सामान बनाने के लिए। चलो सर कंसेप्ट समझ में आया। चलो अब शुरू करते हैं वो चीज जो आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। चलो चलो बच्चों अभी देखते हैं मीनिंग। दोस्त किसका मीनिंग, अभी मैंने बोला ना दोस्त, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। चलो ध्यान से मेरे साथ चलोगे तो सब आएगा। द वर्ड कंपनी
derived from लैटिन वर्ड, ठीक है सर, लैटिन वर्ड से आया हुआ है, ये याद रखें एमसीक्यू में या फिर ट्रू फॉल्स में आ सकता है सर। दो वर्ड लिए इन्होंने, बोला पहले कॉम, कॉम का मतलब है विथ या टुगेदर, दूसरा बोल रहे हैं पेनिस, पनीस, पनीस का मतलब क्या है सर, ब्रेड। अभी समझ में आएगा सर, कंपनी का मतलब लैटिन के हिसाब से क्या, साथ में ब्रेड खाना या जो भी होगा, खाने वाला चीज तो इन्होंने यूज नहीं करी, खैर। अब डेफिनेशन देखते सर, कंपनी इज टर्म्ड एज which is formed and incorporated under कंपनीज एक्ट 2013। डन सर। सर अब आप ऐसे सोचो कि जो कंपनी इससे पहले इनकॉर्पोरेट हुई होगी तो क्या उसको कंपनी नहीं मानेंगे, नहीं, डेफिनेशन में डाला, बोला या एन एग्जिस्टिंग कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी लॉ। डन। अब आप 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और जाके इसको याद करके आ जाओ जल्दी से। डन। अब आगे देखते सर, कंपनी बैग्स इट्स ओरिजिन इन लॉ, बताऊंगा इसका मतलब बाद में, अभी ना आगे हम देखेंगे, बट मैं थोड़ा सा ऐसे बता के चलता हूँ। देखो, आपको अगर प्रोप्राइटरशिप खोलनी है खोल लो बिंदास, जहां ठेला खड़ा करना अपना, चाय बनानी है बनाओ बेचो। डन सर। उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे पार्टनरशिप में भी होता है, आपने पढ़ा हुआ है 12th क्लास में कि पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना, आई मीन मैं और मेरा दोस्त मिलकर एक धंधा चलाना चाहते हैं, चलाओ सर, आपको कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल होता है, करा भी सकते हो नहीं भी करा सकते। लेकिन कंपनी के केस में आपको लॉ के सामने भीख मांगनी पड़ेगी कि सर मुझे रजिस्टर कर दो। चलो सर, समझ में आया। अच्छा, अब कुछ बातें जो इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करती है, जैसे कि कंसिस्टिंग ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्वियसली सी बात है, कंपनी बनेंगे कुछ लोग मिलेंगे तभी तो। सेपरेट लीगल एंटिटी, कुछ लोगों के मिलने के बाद जो एक नई एंटिटी बनी वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कहने का मतलब इंडिविजुअल्स अलग और वो कंपनी अलग। सर समझाओगे? आगे बताऊंगा पक्का पक्का सैलिएंट फीचर में। मेंबर हैव लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक बात है, गलती कंपनी ने की है ना, सजा कंपनी को मिलेगी, फांसी के फंदे में कंपनी लटकेगी, पक्का सर। आगे देखते हैं, आओ सर अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा सेलिएंट फीचर ऑफ कंपनी। सर कितने फीचर हैं? 11 फीचर है सर, ऐसे कैसे याद होगा बेटा? आपको देखो रटना नहीं है, पहली बात तो आपको रटना नहीं है, आपको समझना है, मेरे साथ चलोगे मैं एक एक करके सब समझा दूंगा। आओ देखते हैं सर। सबसे पहले देखना इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, पहला ऐसा नंबर 1 सर, इसका मतलब अगर आपने कंपनी को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आप कंपनी नहीं हो। मैं इसमें यहाँ पे देखो क्या लिख रहा हूँ, नो रजिस्ट्रेशन नो कंपनी। मतलब सर, मतलब अरे अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो कंपनी मानी नहीं जाएगी। सेपरेट लीगल एंटिटी, सर कहने का मतलब बताओ, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब देखो सर, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोगों ने मिलकर कंपनी खोल दी सर, तो कंपनी के ओनर कितने हो गए? 10। और बेटा ये रही वो कंपनी, कंपनी का नाम इन्होंने रखा है 10X प्राइवेट लिमिटेड। सर 10X, हाँ इन 10 की एक एक बंदियां थी, अब वो नहीं है, उसके नाम पे इन्होंने कंपनी खोल दी 10X प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, कल को मान लेते हैं ये कंपनी किसी के साथ डील करती है, और डील में हो जाता है फ्रॉड, मैं ये नहीं बता रहा किसके साइड से हुआ, तो दोनों में लड़ाई होगी। हाँ जी सर, लड़ाई होगी, तो कौन किसके ऊपर केस करेगा? सर ये एक इंडिविजुअल पार्टी थी, कंपनी ने उसके साथ डील करी थी, या कस्टमर भी हो सकता है, तो बेटा ये केस करेगी इस पर, ना कि इस पर, और ये भी केस करेगा इस पर। सर समझ में आया? सर वो बाद में देखेंगे कि कंपनी को चला कौन है, कैसे चला रहा है, वो सब बात की बात है, ये इसका नाम रमेश है, इसका सुदेश है, अलग अलग नाम है, लेकिन केस किस पे हुआ? 10X प्राइवेट लिमिटेड पे। डन सर, मुझे याद हुआ सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब। अगला देखो सर, परपीचुअल सक्सेशन, समझना, ये 10 लोग थे, इसमें से एक आदमी की डेथ हो गई, आपने ना पार्टनरशिप में पढ़ा हुआ है कि अगर एओए में कुछ नहीं लिखा हुआ, एओए का मतलब पार्टनरशिप डीड उनका, उसमें अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, किसी पार्टनर के डेथ होने पे पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। लेकिन कंपनी के केस में सर ऐसा नहीं होगा, अगर किसी की डेथ होगी तो भी कंपनी चलती रहेगी, परपीचुअल मतलब इनफिनाइट सक्सेशन, लंबे समय तक चलती रहेगी, कभी इस पे कोई दिक्कत नहीं आ पाएगी। सर फिर उसके शेयर्स का क्या होगा, इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल मैंने इतना समझ लिया सर, किसी के डेथ होने से कंपनी बंद नहीं होती है, परपीचुअल सक्सेशन। अगली सर अगली बात आई है कॉमन सील, आप इसको मार्क करो, इंपॉर्टेंट, क्यों? आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आने वाला है। सर आपको कैसे पता? बेटा मुझे तो दुनिया का पता है, बताऊं तेरा भविष्य नहीं? ओके, कॉमन सील सर, कॉमन सील का मतलब क्या है सर? कॉमन सील का मतलब समझना, जैसे ये आपने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। अच्छा सर कैसे पता? अरे इसमें तुम्हारे साइन है यार। अच्छा सर, इससे पता चला कि तुम्हारे साइन है, तो इसका मतलब ये लेटर तुमने लिखा था। डन। लेकिन अगर कोई कंपनी किसी के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है तो सामने वाले को भरोसा कैसे होगा
कि भाई उसने मुझे ये पेपर दिया है, तो कंपनी, क्योंकि कोई आदमी तो है नहीं, वो साइन नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमने ना उसको एक स्टैंप दिया। सर मेरे पास कोई स्टैंप पड़ा हुआ है, मेरे पास कोई स्टैंप पड़ा हुआ है यहाँ पे? नहीं सर, ये मेरी अकेडमी है, मेरा ऑफिस कहीं और पे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई स्टैंप नहीं पड़ा। तो वो क्या कहती है, डॉक्यूमेंट पे ऐसे स्टैंप मार देती है और उसके बाद वो उसको दे देती है। समझ में आया? लेकिन बेटा आज की डेट में ऐसे याद रखो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए करवा रहा हूँ, आज की डेट में स्टैंपिंग करना ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है। तो सर फिर मानेंगे कैसे? ऐसे मानेंगे कि आप इसके जगह क्या कर सकते हो, साइन। सर साइन कौन करेगा? बेटा अभी मैंने बोला ना समझाते समय कि कंपनी को चलाते डायरेक्टर्स हैं, तो या तो दो या एक डायरेक्टर उस लेटर पे साइन कर दे, या फिर कंपनी का सीएस, सीएस बोले तो कंपनी सेक्रेटरी, अगर उस कागज पे साइन कर देगा, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी किसी कंपनी का एम्प्लॉय होता है, अगर वो साइन कर देगा तो भी माना जाएगा कि पेपर उस कंपनी का है। डन, बोले याद रहेगा? सही, ऑप्शन में मैंने लिखवा दिया। अब देखते हैं सर अगला, लिमिटेड लायबिलिटी, पॉइंट नंबर 5। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? सर देखो, प्रोप्राइटरशिप में अगर आपने कोई चीटिंग करी या गलती हो गई, आपका धंधा लॉस में आ गया, सेम इंसिडेंट पार्टनरशिप में भी होता है। अगर पार्टनर से कोई गलती हुई या बिजनेस लॉस में आ गया, तो उस केस में उस लॉस का हर्जाना कौन भुगतेगा? सर उस लॉस का हर्जाना भुगतेगा वो पर्सनल आदमी। लेकिन बेटा कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में ऐसा क्यों नहीं होता? अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर पार्टनरशिप में भी ऐसा नहीं होता। बेटा अगर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है तो नहीं होता, लेकिन अगर नॉर्मल पार्टनरशिप है तो सर आपका घर बिक जाएगा। लेकिन कंपनी के केस में मान लेते हैं वो 10 लोग थे, हमने सभी से बोला था कि आपको 1-1 लाख रुपए देने हैं धंधा चलाने के लिए, आपको 1 लाख रुपए देना है, और बदले में कंपनी आपको 1 लाख रुपए की वैल्यू के शेयर्स दे देगी। अगर मैंने अपने 1 लाख रुपए कंपनी को दे दिया ना, और उसके बाद अगर कंपनी को लॉस हो गया और क्रेडिटर्स कंपनी से पैसा मांगने लगे, तो बेटा मेरी लायबिलिटी खत्म है, क्योंकि मैंने 1 लाख रुपए दे दिए थे अपने। लेकिन अगर मैंने 1 लाख में से थोड़े से पैसे कम दिए हुए, याद करो एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल की तरह, मैंने सब कुछ दे दिया, मैंने फाइनल कॉल नहीं दी, और कंपनी लॉस में आ गई है, क्रेडिटर पैसा मांग रहे, तो वो जो शेयर्स का पैसा बचा हुआ है ना फाइनल कॉल का, वो उतना ही मुझे बस देना पड़ेगा। मतलब मेरी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। डन सर, समझ में आया? ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, बेटा कई बार ऐसा देखा गया है कि पब्लिक कंपनी के अंदर इनफिनाइट लोग भी मेंबर बन सकते हैं। सर मतलब एक नंबर बता दो, आप ऐसे समझो, नोट करना बेटा, 3,77,12,264 एक कंपनी है इंडिया की, उसमें इतने मेंबर हैं। सोचो क्या इतने सारे मेंबर हैं, वो कंपनी के क्या कहलाते हैं? बेटा मेंबर आर द ओनर्स। जो मेंबर होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। लेकिन इतने सारे लोग मिलकर एक धंधा चलाएंगे, चल पाएगा? नहीं चलेगा सर, सिर्फ बातें होती रह जाएंगी, और कौन आदमी किसको जानता है, इतने लोगों का नाम के याद करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, उसी में से कुछ लोग चुन लेते हैं एज अ डायरेक्टर, जिनको कहते हैं तुम्हें कंपनी चलानी है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम चाहते हैं कि डायरेक्टर की पोस्ट के लिए कुछ लोग हम लोग बाहर से भी लें, जिसको हम लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। समझ में आया क्या? तो इसका मतलब सर फर्क है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में। ओनर वो जिसकी कंपनी है, मैनेजमेंट का मतलब वो जो कंपनी को रन कर रहा है अपने अकॉर्डिंग। अच्छा देखो, कई बार आपने देखा होगा कंपनी में सीईओ होते हैं, आपको पता है कितनी सारी ऐसी कंपनी, इसका सीईओ उस कंपनी का ओनर है ही नहीं। अरे गूगल का सुंदर पिचाई क्या उसका ओनर है? नहीं सर, सीईओ है। अब उसका काम क्या? कंपनी को अच्छी जगह ले जाना, नहीं ले जाएगा जॉब से निकाल देंगे। समझ में आएगा? चलो सर पक्का पक्का समझ में आया। सर नॉट अ सिटीजन, कंपनी पर्सन तो है पर सिटीजन नहीं है। सर सिटीजन का मतलब एक ऐसा आदमी जिसको वहां की कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया हुआ है। कंपनी को ऐसा कोई राइट नहीं है बेटा, ये चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती सर, इसलिए कोई सिटीजन नहीं है सर। समझ में आया सर? ट्रांसफर ऑफ शेयर, बेटा इसका मतलब क्या सर? मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, हमने ये 10 लोगों को मिला के एक कंपनी शुरू करी थी, लेकिन सेकंड स्टेज में ही बेटा परपीचुअल सक्सेशन के टाइम पे एक आदमी की डेथ हो गई, एक आदमी की डेथ हो गई थी। तो उसके शेयर्स का क्या होगा? तो कई बार क्या होता है, उसके शेयर्स उसके लीगल हायर को, अगर प्राइवेट कंपनी है, और अगर पब्लिक कंपनी है तो उस केस में हम लोग ना ऑक्शन करते हैं, इन सब चीज़ें करके उसके शेयर्स को किसी को ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने बीएसटी अच्छे से पढ़ी हुई है, तो अगर मुझे पैसों की ज़रूरत है तो मैं अपना शेयर किसी और को बेच के पैसे कमा सकता हूँ, शेयर मार्केट की तरह। चलो सर ये भी समझ में आया। सर बुक्स, यस सर, क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट ने अपने लॉ के थ्रू ये बात बोली हुई है कि आपको अपनी कंपनी की बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो सकती है, पेपर फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन मैंडेटरी कर रहे हैं ये लोग इसको कि आप इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करोगे। सेक्शन 128 है कंपनीज एक्ट का, जो आपको बताता है कि आपको कौन कौन सी बुक्स भी मेंटेन करनी है।
ठीक, चलो सर इतना डिटेल में यहाँ पे नहीं जाते, हमें सिर्फ फीचर याद करने हैं सर। उसके बाद है ऑडिट। यस सर, ऑडिट का मतलब तुम सही से काम कर रहे हो। क्यों? अभी तो तुमने बोला कि तुम्हारी कंपनी में बहुत सारे लोगों ने पैसा दिया हुआ है, लेकिन चला तो कुछ लोग ही रहे कंपनी को, लेकिन उन लोगों का लॉस ना हो जाए कल को, इसीलिए इंडिया में गवर्नमेंट कहती है कि आप अपनी कंपनी का ऑडिट कराओगे। इसको हम लोग कंपनी ऑडिट कहते हैं। और इस ऑडिट को कराने के लिए आपको किसी ना किसी सीए को हायर करना पड़ेगा, जो आपकी बुक्स को चेक करेगा और उसके बाद वो अपना व्यू रखेगा कि हाँ जी सर इस कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा है। डन, समझे क्या? अगर उसको लगेगा कि कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो अपने डिस्क्लेमर रिपोर्ट दे देगा, क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देगा कि कंपनी में सब कुछ ठीक नहीं है। लास्ट सर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे इंफॉर्मेशन का मतलब है कि अगर कोई मेंबर कंपनी में आके कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, मेंबर होना जरूरी है, ऐसे नहीं कोई भी आके ले जाए, नहीं सर मेंबर होना जरूरी है, तो ये डायरेक्टर्स की आई मीन मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको वो सारी इंफॉर्मेशन दे, क्योंकि भैया तुमने उससे पैसा लिया हुआ है। चलो सर समझ में आया? जल्दी से इसको याद करके आओ, मैं आगे चलते हैं, जल्दी से याद करके आओ। चलो नालायक बच्चों, अभी देखना टाइप्स ऑफ कंपनी। बेटा वैसे ना अगर आप अपनी बुक में जाके देखो तो बहुत सारे टाइप दिए हुए हैं कंपनी के, कंपनी का अलग अलग टाइप है। मैंने ना उसको सिंप्लीफाई किया आपके लिए, और देखो ऐसे ही याद करना, फायदा होगा आपका। सबसे पहले देखते हैं टाइप ऑफ कंपनी में। जो पहला टाइप है वो है प्राइवेट कंपनी। जिसको प्राइवेट कंपनी समझ में आएगा उसको पब्लिक कंपनी भी समझ में आएगा। प्राइवेट कंपनी इसलिए भी लर्न करना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्राइवेट कंपनी को एक्सप्लेन करने के लिए। और मुझे नहीं पता कि बाकी लोग कैसे पढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप मेरी डेफिनेशन को आज ध्यान से सुन लोगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा। बस ध्यान से सुन लेना। देखो प्राइवेट कंपनी, अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक कंपनी बनती है, जब कंपनी बनती है तो उसको मैंडेटरली दो बुक बनानी पड़ती है, एओए और एमओए। तो मैं बात कर रहा हूं एओए की। अब उसने एओए में क्या लिख दिया? पहला, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स। उसने बोल दिया अपनी उस रूल बुक में, अरे जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होता है ना, वैसे कंपनी में एओए होता है। उसने क्या बोला? हमारे जो मेंबर होंगे वो अपना शेयर्स किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब तुम प्राइवेट कंपनी हो, पहली बात। दूसरी बात, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर। वो अपने यहां के, एक कंपनी बोल रही है कि मेरे यहां पे जो मेंबर होंगे वो 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। डन। अब सवाल है ये 200 कैलकुलेट कैसे होंगे? उसके लिए 3 बातें याद रखनी है। पहली बात, अगर किसी ने एक शेयर होल्ड किया हुआ है या एक से ज्यादा शेयर होल्ड किया हुआ है, डन, उसके पास 5 शेयर 10 शेयर 15 शेयर जो भी है, लेकिन उसने ज्वाइंट में लिया हुआ है, मतलब हस्बैंड ए वाइफ बी दोनों ने मिलके ज्वाइंट ओनरशिप में शेयर्स खरीदा हुआ है, तो हम उसको मानेंगे सिंगल मेंबर। बोलो ये बात याद रहेगी, ऐसे ही लिख देना एग्जाम में जाके, ज्वाइंट होल्डर ऑफ 1 और मोर शेयर ट्रीटेड सिंगल मेंबर। बात समझ में आई सर? पक्का पक्का बात समझ में आई। दूसरी बात, इंप्लॉय। इंप्लॉय सर मतलब अरे आपकी कंपनी का एक इंप्लॉय है, आपने उसको शेयर्स दे दिए, हम उसको मेंबर नहीं मानेंगे, नो मेंबर। सर ये दोनों बात हर बच्चा याद रखता है, इंपॉर्टेंट है। ये तीसरी बात याद रखना, ध्यान से सुनना। इसकी जो लैंग्वेज है ना वो थोड़ी सी टिपिकल बनाई हुई है, बहुत ध्यान से सुनोगे तो याद रहेगा। पहला, फॉर्मर इंप्लॉय मतलब अभी इंप्लॉय नहीं है, फॉर्मर इंप्लॉय अभी इंप्लॉय नहीं है वो। बिकम अ मेंबर ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट, लेकिन जब वो आपके पास जॉब करता था आपने उसको तभी शेयर्स दे दिए थे, मतलब वो कंपनी का क्या बन गया था? मेंबर, जब वो जॉब में था। अभी भी वो मेंबर है, पर अब वो आपके यहां पे जॉब नहीं करता, फिर भी हम उसको मेंबर नहीं मानेंगे। कहने का मतलब अगर एक बार कंपनी के मेंबर बन गए, सॉरी एक बार अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय बन गए और मेंबरशिप के, सॉरी उस एम्प्लॉय के दौरान ही आपने शेयर्स ले लिए, तो फिर आपको मेंबर नहीं माना जाएगा। सर बचने का तरीका, एम्प्लॉय हो, जॉब छोड़ो, फिर कंपनी के शेयर खरीदो, मेंबर ट्रीट होगे। लेकिन अगर आपने मेंबरशिप के दौरान ही, सॉरी एम्प्लॉय बनने के समय ही अगर मेंबरशिप ले ली तो आपको मेंबर नहीं मानेंगे। याद रहेगा, ऐसे ही एज इट इज याद कर लेना। अगर ये याद हुआ तो जल्दी से याद कर लेते हैं पब्लिक कंपनी। बहुत बढ़िया डेफिनेशन बना के लाया हूं, देखो सर। पब्लिक कंपनी, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। क्या बात है सर, इससे आसान डेफिनेशन नहीं हो सकती थी। याद हो गई, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। लिस्टेड कंपनी है पब्लिक, लेकिन अगर आप लिस्टेड हो तो आप पब्लिक हो, और अगर आपने अब लिस्टिंग छोड़ दी, सर लिस्टिंग का मतलब क्या होता है? अरे लिस्टिंग का मतलब इंडिया में शेयर मार्केट में आपने अपने आप को लिस्ट करा लिया।
अगर अपने आप को लिस्ट करा लिया है तो अब आप क्या बन गए, लिस्टेड कंपनी। अब वापस से आओ प्राइवेट कंपनी में, सर क्या करा रहे हो, अरे सर समझाने की जरूरत थी सर। इसका मतलब नो इन्विटेशन, नो इन्विटेशन टू पब्लिक कंपनी टू बिकम मेंबर। अभी समझ में आया, प्राइवेट का मतलब जैसे प्राइवेट बातें जैसे नहीं होती कोने में जाके, ठीक वैसे प्राइवेट जितने लोग हैं वही रहेंगे। आप पब्लिक को बुला के अपनी कंपनी का शेयर्स नहीं दे सकते, मतलब इन्विटेशन नहीं दे सकते कि आप आओ और हमारे यहाँ का मेंबर बनो। अगला नॉन लिस्टेड कंपनी, सर 4 बातें हो गई, एओ में लिखी हुई होंगी। पहली बात नंबर 1 कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, मेंबर 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। तीसरा, आप पब्लिक को नहीं बुला सकते कि आओ और हमारे मेंबर बनो। एंड द फोर्थ एंड लास्ट बात, अगर आप अनलिस्टेड हो तभी आप प्राइवेट हो। 4 बातें लग गई तो आप बन गए प्राइवेट कंपनी। अब पब्लिक कंपनी आपको याद हो जाएगी। सर इसका मतलब अगर आप लिस्ट करा लेते हो तो पब्लिक कंपनी है, लेकिन अगर लिस्टिंग कराने के बाद आपने लिस्टिंग छोड़ दी, हटा लिया अपने आप को, तो भी आप क्या बने रहोगे, पब्लिक कंपनी। अब ये इंपॉर्टेंट है, नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, पहले हुआ करती थी 1 लाख और 5 लाख, लेकिन अभी कोई ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है। ध्यान से देख लेना, ट्रू फॉल्स में आएगा तो सही करना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। एक कंपनी है जिसका नाम है ए और वो होल्डिंग कंपनी है, लेकिन वो पब्लिक कंपनी है। होल्डिंग कंपनी मतलब, अरे एक कंपनी क्या करती है, जब उसके काम बढ़ने लगते हैं तो अपने नीचे और छोटी छोटी कंपनियां खोल देती है। तो जिसने अपने नीचे जो छोटी छोटी कंपनियां खोली, जैसे एक कंपनी बन गई बी, तो उस छोटी छोटी कंपनियों को हम लोग बोलेंगे सब्सिडियरी कंपनी। अब उस कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हम प्राइवेट कंपनी है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। सर बी शैल बी ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी, बी को क्या माना जाएगा, पब्लिक कंपनी। मान लिया, समझ में आ गया। होल्डिंग कंपनी के नीचे जितनी भी सब्सिडियरी कंपनी होगी सब पब्लिक कंपनी होगी। तुम अगर अपने आप को बोलोगे नहीं नहीं हम तो प्राइवेट है, नहीं मानेंगे सर। सर हमने वो चारों कंडीशन भी लगाई हुई है, अबे तो भी नहीं माने जाओगे। आओ सर आगे। अब अगर इतना याद कर लिया तो जल्दी से छोटी छोटी कंपनियां और याद कर लेते हैं सर। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, आसान है, इंपॉर्टेंट भी। नॉट लेस देन 51%, याद रखना, नॉट लेस देन 50 नहीं 51% शेयर्स हेल्ड बाय गवर्नमेंट, सीजी बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट या एसजी, या दोनों ने मिलके। अगर आपकी कंपनी के अंदर इनमें से किसी ने भी 51% शेयर होल्ड कर लिया तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। सर अब मुझे पता चला, इसका मतलब एक प्राइवेट कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है और एक पब्लिक कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है। अब बच्चा ने कहेगा सर ये बताओ पब्लिक है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है। अबे पहले तो देखो कि पब्लिक है या प्राइवेट है, उसके बाद वो गवर्नमेंट भी हो सकती है। अगर कोई कंपनी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी है तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी है। याद हो गया, पक्का सर, जल्दी जल्दी याद कर लेना। फॉरेन कंपनी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है, लेकिन आपको मैं अभी याद करा दूंगा। इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो कंपनी इंडिया में नहीं बनी होनी चाहिए, क्योंकि अभी अभी हमने डेफिनेशन में देखा है अगर कंपनी रजिस्टर हुई है इंडिया में तो वो इंडियन कंपनी है, लेकिन कंपनी बनी बाहर लेकिन हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, लेकिन वो धंधा इंडिया में कर रही है। कैसे सर, एजेंट के थ्रू? नहीं सर एजेंट तो है ही नहीं, अरे तो इलेक्ट्रॉनिक मोड में कर रही होगी। प्लस कंडक्ट एनी बिजनेस इन इंडिया, और वो इंडिया में बिजनेस कर रही है। तो अगर कोई कंपनी बनी बाहर और 2 बातें उसने लगा दी, पहली बात कि वो इंडिया में बिजनेस कर रही है, उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, और दूसरा वो धंधा भी कर रही है, चाहे वो खुद से करे या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करे, दोनों में माना जाएगा। टन 1 मिनट बच्चों, नालायक बच्चों, चलो सर। उसके बाद सर 1 पर्सन कंपनी, अरे यार आजकल ना एक कंसेप्ट आया हुआ, आजकल क्या मतलब 2013-14 में ही आ गया था कि अगर एक आदमी चाहता है कि वो अपने प्रोप्राइटरशिप को कंपनी का फॉर्म दे दे तो दे सकता है, मतलब काम वो एज अ प्रोप्राइटर ही करेगा, जिस कंपनी में वही मेंबर वही डायरेक्टर सब कुछ हो तो भी माना जाएगा। सर ये तो बढ़िया है, हाँ आप भी खोल लेना बेटा। स्मॉल कंपनी, अब आप ऐसे समझो, स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन 12th क्लास में भी, सीए फाउंडेशन में भी, सीए इंटर में भी। क्या बात है सर, तो आप याद करा दो, अरे वहां बच्चे भूल जाते हैं, यहाँ मैं याद करता हूँ, लाइफ टाइम याद रहेगा। आ जाओ। अदर देन अ पब्लिक कंपनी, मतलब सर स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप होल्डिंग हो किसी कंपनी के, सब्सिडियरी हो किसी कंपनी के, या सेक्शन 8 की कंपनी हो। सेक्शन 8 मतलब कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8 जो कहता है अगर आपका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, मतलब अरे चैरिटेबल है, स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, रिलीजियस है, अगर आपके पर्पस ये है तो आप सेक्शन 8 की कंपनी कहलाते हो। तो ऐसी कंपनी को भी हम नहीं मानेंगे स्मॉल कंपनी। एंड स्पेशल एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने किसी स्पेशल काम के लिए स्पेशल एक्ट के थ्रू एक कंपनी बनाई है। जरा जल्दी से रिकॉल करो, अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आप स्मॉल कंपनी नहीं हो, अगर आप
होल्डिंग कंपनी हो तो नहीं हो, सब्सिडरी हो तो नहीं हो, सेक्शन 8 हो तो नहीं हो, या स्पेशल एक्ट के थ्रू बने हो तो आपको स्मॉल कंपनी नहीं मानी जाएगी। किसको मानी जाएगी? दो बातें हैं। पहली बात, आपका पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से कम है, लेकिन ये मीन टाइम पे 10 करोड़ भी कर सकती है गवर्नमेंट। दूसरा, आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, लेकिन मीन टाइम में गवर्नमेंट इसको 100 करोड़ भी कर सकती है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। बोलो हो गया? हाँ जी सर, पक्का पक्का हो गया। अब देख लेते हैं छोटी छोटी बात। सर लिस्टेड कंपनी कौन है? अरे वो कंपनी जिसने अपने यहाँ के किसी भी सिक्योरिटी को, शेयर्स नहीं, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के अंदर शेयर्स भी आता है, डिवेंचर भी आता है। अगर किसी भी सिक्योरिटी को इंडिया के किसी भी सिक्योरिटी एक्सचेंज में, बोर्ड में, सेबी में अगर आपने रजिस्टर करा लिया है तो आप लिस्टेड कंपनी हो। और सर एक बात याद दिला देता हूँ, अगर आपने लिस्ट करा लिया ना अपने आप को, तो आप मैंडेटरली ट्रीट किए जाओगे पब्लिक कंपनी। सवाल उठता है क्यों सर, ये याद रखें? नहीं दोस्त, अभी आपने जब पढ़ा होगा तो आपने लिखा था, समझा था कि जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती अपने यहाँ के शेयर्स को बेचने के लिए। लेकिन तुम जब अपने आप को लिस्ट कराने गए तो तुमने तो पब्लिक को इनवाइट कर लिया, तो तुम्हारी कंडीशन खराब हो गई। इसीलिए अब तुम प्राइवेट नहीं रहे, तुम क्या बन गए? पब्लिक। पब्लिक कंपनी की तो डेफिनेशन यही थी ना, क्या वो कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। बोलो बात समझ में आई? सर पक्का पक्का मुझे समझ में आ रही है, वेरी गुड बेटा। अच्छा, अब आया सर अनलिस्टेड कंपनी। अरे वो जिसने अपने आप को लिस्ट नहीं करा है। तो सर इसका मतलब सारे प्राइवेट कंपनी अनलिस्टेड है? यस सर, डन। चलो सर, सर क्या सारी पब्लिक कंपनी लिस्टेड अनलिस्टेड है? नहीं सर, जिसने अपने आप को लिस्ट करा लिया वो पब्लिक प्लस लिस्टेड। लेकिन जरूरी नहीं है, कई बार कुछ पब्लिक कंपनी अपने आप को अनलिस्टेड रखती है। लास्ट आ जाते हैं सर होल्डिंग कंपनी। समझना आसान है, लिखना मुश्किल है। पहले समझ लेते हैं फिर लिख लेते हैं। एक कंपनी अपने नीचे एक और कंपनी खोलती है और उस कंपनी के 51% शेयर्स अपने पास रख लेती है। ऐसे समझो, मेरी कंपनी का नाम है जयपुरिया टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड। मैंने अपने नीचे खोला। अब टेक्सटाइल में तो बहुत सारी चीजें आती, मैंने बोला सेक्शन अलग करते हैं सर। अब मैंने बोला मेंस ड्रेस प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका मतलब वो जयपुरिया के नीचे जो खुली जयपुरिया मेंस क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो है सब्सिडियरी कंपनी। उसके 51% शेयर्स मैंने अपने पास रख लिए। डन। तो ये होल्डिंग और सब्सिडियरी दोनों की डेफिनेशन आप यहां से पढ़ ले और उसको लर्न कर ले। सर तो सब्सिडियरी कंपनी वो जो कंपनी मैंने अपने नीचे खोली थी, और वो कंपनी चल तो मेरी वजह से रही है, मतलब उस कंपनी के या तो डायरेक्टर मेरे होल्ड में या उस कंपनी के 51% शेयर्स मेरे पास है। डन। चलो सर इसको जल्दी से देखो, आगे देखते हैं फिर। चलो नालायक बच्चों, अभी एक और चीज देखना, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ये क्या होता है सर? अरे नालायक बच्चों, क्या ही करोगे जीवन में। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब होता है हर एक कंपनी जो काम कर रही है उसको अपनी बुक्स को मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करने का मतलब, अरे तुम काम कर रहे हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, कितना सामान बेच रहे हो, किसको बेच रहे हो, तुमने पब्लिक से पैसा लिया हुआ है, इन सब का रिकॉर्ड तो रखोगे। हाँ जी सर, आओ सर देखते हैं। सेक्शन 128 कहती है कि प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। आप अपने बुक्स को रजिस्टर्ड ऑफिस में रखोगे। वेरी गुड। बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर रेलिवेंट बुक पेपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एवरी ईयर। क्या बात है, ऐसा नहीं कि इस साल का बस इसी साल का रखेंगे, जब तक बिजनेस चल रहा है सभी सालों का। लेकिन अब कौन सी बुक होनी चाहिए सर? विच गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। डन। इंक्लूडिंग ब्रांच ऑफिस। अब आप ये नहीं बोलोगे सर मेरा ब्रांच जापान में है, चाइना में है, पाकिस्तान में है, या फिर इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में है, तो आपको अगर वहां की बुक्स देखनी है तो आप वहां जाओ। भैया नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे रजिस्टर्ड ऑफिस में चेक करूंगा। ऑन अक्रूवल बेसिस, ये तो आप समझते हो अकाउंटिंग के अगर बच्चे हो तो। अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम, ये भी आपको समझ में आता है, ये दोनों हाईलाइट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट। अच्छा, उसके बाद बोला इलेक्ट्रॉनिक मोड, पॉसिबल हो तो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे करें सर। अगली बात, सेक्शन 129 क्या कहती है सर? सेक्शन 129 कहती है कि आपकी बुक ट्रू एंड फेयर व्यू देनी चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लाई करनी चाहिए। अब आप ना यहां से निकल के 12th से निकल के फाउंडेशन से निकल के आप आ जाओगे सीए इंटर में, जहां पे आपको पढ़ने पड़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? अरे मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो चाहते हैं मैं भी गवर्नमेंट जॉब करूं, वो स्टैंडर्ड को मैच कराना चाहते हैं। मैं कहा पापा नहीं हो पाएगी मेरे से, आप देख लो, बाकी आपकी मर्जी। नहीं, उन्होंने मुझे बोला था। ठीक, चलो सर। तो ये हुआ। वैसे ही हम जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाते हैं ना, बुक्स ऑफ अकाउंट, वो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बना हुआ है कि सबको ऐसी 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 बुक बनानी है, ये चीजें फॉलो करनी है, ये वाली चीज यहाँ पे लिखनी है, वो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आगे समझ में आएगा।
प्री प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, शेड्यूल दिया हुआ है ना शेड्यूल 3 में, आपको पता है सर, एक बार समझाता हूँ। देखो बेटा, सेक्शन 240 ने बोला कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए आपको ये चीजें बनानी पड़ेंगी। मैंने बोला क्या क्या चीजें, कहते सर आप बैलेंस शीट बनाओ, मैंने कहा ठीक है बनाते हैं। फिर कहते हैं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, मैंने कहा ठीक है बना देंगे दोस्त। कहते हैं लेकिन अगर आप सेक्शन 8 की कंपनी है, वो कंपनी जो मैंने आपको बोला था जिसका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं है, कल्चरल है, रिलीजियस है, स्पोर्ट्स है, इस तरीके का है, तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। ओके, उसके बाद आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, एंड देन लास्ट आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ये क्या होता है भाई मैडम, कि अगर आपके ओनरशिप में चेंज आया है तो आप उसके लिए एक और स्टेटमेंट बनाओगे जिसको हम लोग बोलते हैं चेंज ऑफ इक्विटी। डन सर। इसके बाद सर एप्लीकेबल फॉर्मेट्स क्या है सर, एप्लीकेबल फॉर्मेट देखो, पार्ट 1 शेड्यूल 3 में बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, पार्ट 2 में शेड्यूल 3 में प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट दिया हुआ है। लेकिन अगर आप कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हो तो उनको ये वाला फॉलो नहीं करना, आपके लिए हमने अलग से एक्ट बनाया। सर वो कौन कौन सी कंपनी जिनके लिए ये शेड्यूल 3 एप्लीकेबल नहीं है बेटा, वो कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, या अगर कोई ऐसी कंपनी जिसके लिए कोई अदर से लॉ बना हुआ है तो उसको देखना है बेटा। चलो समझ में आया, अब आगे चलते हैं। चलो नालायक बच्चों, अब आ जाते हैं उस पार्ट पे जहां पे आपको याद करना है कंपनी के पार्ट 1 और पार्ट 2 में दिए हुए उस फॉर्मेट को। आओ सर जल्दी से याद करते हैं बेटा। देखो सर, सबसे पहले ये कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। अब ना बैलेंस शीट में 2 ही पार्ट होते हैं बेटा, पार्ट 1 जिसका नाम है इक्विटी एंड लायबिलिटी, या ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुनोगे परमानेंट याद होगा। मैंने क्या बोला, 2 पार्ट होते हैं सर, पहला इक्विटी एंड लायबिलिटी, पहले सिर्फ लायबिलिटी हम बोलते थे इसको, और दूसरा पार्ट होता है सर जिसका नाम होता है एसेट। बोले याद रखोगे, हाँ जी सर याद रखेंगे। पहला क्या बोला, इक्विटी एंड लायबिलिटी, दूसरा एसेट। अब सर इस इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर आपके 4 मेजर हेड होते हैं। क्या बोला मैंने, 4 मेजर हेड। सर कौन कौन से मेजर हेड, सर ये है मेजर हेड, मेजर हेड सर, ये 4 है मेजर हेड। सर कौन कौन से, पहले मेजर हेड का नाम है शेयर होल्डर फंड, दूसरे मेजर हेड का नाम है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा है सर नॉन करंट लायबिलिटी, और चौथा है सर करंट लायबिलिटी। एक बार वीडियो पॉज करके इसको रिकॉल करो, हो गया। चलो सर आगे देखते हैं सर क्या क्या बोला, शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, थर्ड नॉन करंट लायबिलिटी, एंड द फोर्थ वन इज करंट लायबिलिटी बेटा। डन। अब इसके अंदर जो आइटम है ना बेटा, जैसे ये आइटम है, ये आइटम है और ये आइटम है, ये कहलाते हैं बेटा माइनर हेड। ये क्या कहलाते हैं दोस्त, माइनर हेड। इसको याद करने की ट्रिक है बेटा, जैसे कि शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 माइनर हेड हैं। इसका है श्री राम, जिसको हम लोग बोलते हैं SRM, श्री राम। S स्टैंड फॉर शेयर कैपिटल, R स्टैंड फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस, एंड M स्टैंड फॉर मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। डन सर, समझ में आया सर, पक्का पक्का मुझे याद आया कि मेजर हेड का नाम है शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर 3 माइनर हेड हैं जिसका शॉर्ट फॉर्म है श्री राम, SRM शेयर कैपिटल, R रिजर्व एंड सरप्लस, M मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इसके बाद दूसरा सर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सर शेयर एप्लीकेशन मनी यहां पे ना इन्होंने मिस कर दिया, रिसीव्ड आता है, पेंडिंग अलॉटमेंट सर। उसके बाद अगला है नॉन करंट लायबिलिटी, मेजर हेड, उसके अंदर 4 माइनर हेड है जिसका शॉर्ट फॉर्म है एल डॉल। अरे बचपन में आप डॉल से खेलते थे ना, अभी आपको एल डॉल से खेलना है, ठीक है, एल डॉल सर। अभी एल स्टैंड फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डी स्टैंड फॉर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ओ स्टैंड फॉर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, एंड लास्ट वन एल लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर अगर आप देखो तो एल डॉल में शुरू भी एल लास्ट भी एल, एल लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लास्ट वाला एल लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, और ओ अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। याद हुआ, हाँ जी सर पक्का पक्का याद हुआ बेटा। इसके बाद आ रहा नीचे करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी को जो याद करने के लिए आपको याद करना है वो है बेटा स्टॉस, स्टॉस, एस शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर से एस लास्ट में शॉर्ट टर्म प्रोविजन, टी ट्रेड पेबल, ओ जैसे ऊपर था ना ओ अदर करंट नॉन करंट, यहाँ पे आ जाएगा बेटा अदर करंट लायबिलिटी। आई होप आपको याद हो गया होगा, नहीं याद होगा वीडियो पॉज करो और जाके पहले याद करो। अब आगे चलते हैं सर, अब आगे सर नॉन करंट एसेट। सर नॉन करंट एसेट बेटा, जैसे उसमें 4 मेजर हेड थे, यहाँ पे कितने मेजर हेड है, 2 बेटा। पहला नॉन करंट एसेट और अगले वाले का नाम है बेटा करंट एसेट, ये 2 मेजर हेड है बेटा।
अब इन दो मेजर हेड के अंदर बेटा बहुत सारे माइनर हेड है। पहले मैं आपको करंट एसेट के माइनर हेड का शॉर्ट फॉर्म कराता हूँ बेटा, जो आपको याद करना, लेकिन उससे पहले सब बच्चे अपनी सीट पर कस के बैठे बेटा, तभी ये वाला याद होगा, वरना नहीं याद होगा। क्या बोला मैंने? अपनी सीट पर कस के बैठे बेटा, CIT सिट, CSO कसो, सिट कसो। सर ये इसका शॉर्ट फॉर्म है याद करने का। C स्टैंड फॉर करंट इन्वेस्टमेंट, I स्टैंड फॉर इन्वेंट्री, T स्टैंड फॉर ट्रेड रिसीवेबल, फिर से C स्टैंड फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, S स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एंड O स्टैंड फॉर अदर करंट एसेट। आई होप आपको ये याद हो गया। नहीं याद हुआ तो आप एक बार फिर से पीछे जाओ, पॉज करो और उसको रिकॉल करो बेटा। इसके बाद आ जाते हैं बेटा नॉन करंट एसेट। से क्या ये भी याद करा दोगे दोस्त? ये भी याद करा दूंगा बेटा। इसको याद करने का शॉर्ट फॉर्म है पंडलो। क्या बोला? पंडलो। सर ये क्या होता है पंडलो? अरे बताता हूँ, देखो सर पंडलो में P स्टैंड फॉर प्रॉपर्टी, यहां पे लिखो बेटा, लिखा नहीं इन्होंने, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसके बाद एंड इंटेंजिबल्स, ये पूरा नाम है इसका। डन। अब इसके अंदर भी सर माइनर हेड के अंदर भी सब माइनर आए हैं, वो ये 4 है। मतलब मेजर हेड कौन सा है? नॉन करंट एसेट। उसके अंदर माइनर हेड कौन से हैं? पंडलो। अभी आप कराने वाले हो। उस माइनर हेड के पहले P, जिसका फुल फॉर्म है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल, उसके अंदर भी और माइनर आ गए, इसका हमने बोला सब माइनर। सर वो सब माइनर क्या है? सर वो सब माइनर का शॉर्ट फॉर्म है PC, PICI। P बोले तो प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, I बोले तो इंटेंजिबल। सर PICI। सर C क्या है? सर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और I इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। जो बिल्डिंग होती है वो डेवलपमेंट प्रोसेस में होती है अगर बन रही है तो, और अगर इंटेंजिबल होती है वो डेवलपमेंट स्टेज पे होती है। चलो सर। सर पंडलो का N क्या है सर? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। सर D क्या है? डेफर्ड टैक्स एसेट। जैसे वहां था ना डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वैसे डेफर्ड टैक्स एसेट। सर L क्या है सर? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और O क्या है सर? अदर करंट एसेट। अब अगर आप बच्चे ठीक से याद करना चाहते हो तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताता हूँ बेटा। याद करो SRM, उसके बाद आपने याद किया L डॉल, फिर बेटा आपने याद किया स्टॉस। ये क्या हो गया सर? ये तीनों है माइनर हेड किसके? इक्विटी एंड लायबिलिटी के बेटा। उसके बाद आपने ना एसेट में भी कुछ याद किया। सर क्या क्या याद किया? सर आपने हमें याद कराया पंडलो, है ना बेटा। उसके बाद मैंने आपको याद कराया सिट कसो, ठीक। लेकिन मैंने बोला इस पंडलों में भी PC है, PICI। बोलो सर याद हो गया? इतना सा याद कर लेना बेटा, आप कभी भी नहीं भूलोगे मेजर हेड और माइनर हेड। चलो सर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलो नालायक बच्चों, अभी देखना सर, अभी आपने बैलेंस शीट याद किया। हाँ जी सर। अभी आप देखो बेटा मेरे साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा, ये कहाँ पे दिया हुआ है? बोला था ना पार्ट 2 शेड्यूल 3 में सर। फॉर्मेट दिया हुआ प्री प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। हम अब 11th क्लास और 12th क्लास की तरह नहीं बना सकते, हमें कंपनी के केस में ऐसे ही चीजें डालनी पड़ेंगी बेटा। अच्छा, अब एक कंपनी ना जिस चीज के लिए बनी है पैसा उसके लिए कमाती है। अरे जैसे कोचिंग इंडस्ट्री बनी है पैसा कोचिंग से आएगा, बैंकिंग कंपनी बनी है पैसा इंटरेस्ट और डिविडेंड से आएगा। लेकिन कई बार इनके पास पैसा किसी और फॉर्म में भी आ जाता है। जैसे कि मैं बच्चों का टेस्ट लेता हूँ और टेस्ट के बाद मैं बच्चों को कहता हूँ बेटा अपनी कॉपियां आके ले जाना, बच्चे आते ही नहीं है। मैं क्या करूंगा उन कॉपियों का? बेटा कबाड़ में बेच देता हूँ, इधर उधर कर देता हूँ बेटा, उससे भी थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है बेटा, वो नेग्लिजिबल पैसा, नेग्लिजिबल। तो बेटा जो काम आप करते हो जिससे आपको पैसा आता है वो है बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। याद रखना रोमन में यहाँ पे लिखा हुआ है 1, फिर रोमन में ही लिखा बेटा यहाँ पे 2, रोमन में यहाँ पे लिखा हुआ है 2, देखो बोलते हैं अदर इनकम। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे किस किस को? RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरा अदर इनकम, तो आपका आ जाएगा थर्ड टोटल रेवेन्यू। सर समझ में आया? समझ में आया, ये टोटल है बेटा। फिर आता है सर फोर्थ है एक्सपेंसेस। आपका रेवेन्यू आ गया, I mean आपने कितना पैसा कमाया, उसके बाद आपने कितना पैसा खर्च किया, ये सब आपको दिखाना है एक्सपेंसेस में। लेकिन सर एक्सपेंसेस की तो बहुत बड़ी लिस्ट है, अबे होने दो ना। तुमको बस ऐसे याद रखना है कि CPC बेटा बैंगलोर में एक इनकम टैक्स के रिटर्न्स को प्रोसेस करने की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CPC। और वहां के जो एम्प्लॉई है ना CPC के जो एम्प्लॉई है, भाई साहब आप उनसे फोन पे बात कर लो आपका दिल ही खुश हो जाएगा। वो इतने फाड़ू है ना, FDO, इतने फाड़ू है ना। ये फाड़ू की स्पेलिंग सही नहीं है भाई, ऐसा इसको याद कर ले। क्या बोला मैंने? CPC के एम्प्लॉई बहुत फाड़ू है सर। सर याद करा तो देखो बेटा, C पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, P परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड, सर फिर से C चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक एंड ट्रेड।
याद हो गया सीपीसी। उसके बाद मैंने बोला सीपीसी के एम्प्लॉई, सर एम्प्लॉई का मतलब एम्प्लॉई बेनिफिट एक्सपेंसेस, डन। उसके बाद से बहुत फाड़ू होते हैं, तीन चीजें बेटा, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसके अलावा सारे खर्चे कहाँ जाएंगे, अदर एक्सपेंसेस। सर याद हो गया, डन सर। अब आप इन सारे एक्सपेंसेस का टोटल लगाओगे, सर ये टोटल लगाया तो क्या आ गया, सर ये आ गया टोटल एक्सपेंसेस। अब आपका जो ये टोटल रेवेन्यू आया था ए, इसको 100 कर दो, और जो आपका टोटल एक्सपेंसेस आया 70, इसमें से जब घटाओगे तो आपका आ जाएगा 30, और ये क्या कहलाता है सर, रोमन का 5। रोमन का 5 क्या है, प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स, कितना आया सर, 30, डन। अब आपका क्या काम है, आप इसमें से बेटा, आप इसमें से वो दो चीजें घटानी है बेटा, सबसे पहले एक्सेप्शनल आइटम जो भी है, उसके बाद बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। क्या क्या मैंने बोला बेटा, एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बेटा, डन। अच्छा, जब ये दो आइटम घटा दोगे तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सर आपने ये तो समझाया नहीं, आप इसको इग्नोर कर सकते हो बेटा, आपको मैंने बोला दो चीजें, एक्सेप्शनल आइटम और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। उसके बाद आ जाएगा बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर क्या करना है, आपको इसमें से टैक्स को लेस करना है बेटा, आपको इसमें से टैक्स को लेस करना है। एक टैक्स होता है करंट ईयर का, एक होता है डेफर्ड, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, बस आप ऐसे याद करो कि आपको टैक्सेस माइनस करने बेटा। टैक्स माइनस करने के बाद जो आपका प्रॉफिट आएगा वो आएगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड फॉर कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस सर आपको इतना सा याद करना है, बोलो सर समझ में आया, हाँ जी सर पक्का पक्का समझ में आया। अच्छा बेटा अब एग्जाम में ये चीज आती कैसे, जरा मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो सर पता है वो एग्जाम में क्या करेगा, एग्जाम में आपको ऐसे करेगा, एग्जाम में वो आपको ऐसे करेगा दोस्त, वो आपको बोलेगा डेटर, क्वेश्चन में दे दिया डेटर, अब वो आपसे पूछेगा बताओ डेटर का मेजर हेड क्या है और डेटर का माइनर हेड क्या है। अब आप बताओ डेटर क्या है आपके लिए, एसेट है कि लायबिलिटी है, सर एसेट है, तो सर इसका मतलब ये एसेट साइड में आता होगा, और सर एसेट साइड में दो ही मेजर हेड होते हैं, एसेट साइड में दो ही मेजर हेड होते हैं, कौन कौन से, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, जनरली डेटर बैलेंस शीट की डेट से 12 महीने के अंदर अंदर मैच्योर हो जाता है, तो सर इसका मतलब इसका मेजर हेड जो हुआ वो हो गया करंट एसेट। और माइनर हेड क्या है सर, सर मैंने माइनर हेड में आपको याद कराया सिट कसो, मैंने याद कराया सिट कसो। अब इस सिट कसो में देखो ये कहाँ आया सर, सी आई टी टी सर, ट्रेड पेबल, तो माइनर हेड हो गया, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल, माइनर हेड हो गया ट्रेड रिसीवेबल। बोलो सर याद हुआ, अगर याद हुआ तो बेटा ऐसे ही आपको याद करना है कौन कौन सी चीजों में क्या क्या चीजें आती है। जैसे कि सबसे पहले बेटा शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर तीन चीजें थी, श्रीराम, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट बेटा। तो उसमें पहला था शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं बेटा, यहाँ पे सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे कि ऑथराइज कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर इशूड सब्सक्राइब्ड, उसके अलावा पार वैल्यू, आउटस्टैंडिंग शेयर्स, कॉल अनपेड और फॉरफीचर शेयर बेटा, फॉरफिटेड शेयर बेटा। ये लिस्ट बेटा मैं आपको दे दूंगा, आपको ये याद करनी होगी बेटा, बोलो याद हो जाएगी। चलो सर थैंक यू बेटा, इस वाले सेशन के लिए थैंक यू बेटा।